जिंगपाई के अमीर लोगों के बीच एक राज था। अगर तुमने कभी 8888 लाइसेंस प्लेट नंबर वाली किसी औरत को देखा तो उसे कभी परेशान मत करना। गुआनजिंग 8888 प्लेट वाली एक श्याओमी कार चलाती थी। अफवाह थी कि वो अपने पति को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। फिर भी उसे बाहर नए मजे ढूंढना पसंद था। वो बड़ा खेल खेलती थी। उसने बाहर 99 मर्द रखे हुए थे, लेकिन एक पाबंदी थी। उन्हें ये बात उसके पति के कानों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि जैंगशैंग उसकी कमजोरी था। अगर वो उसे 1 घंटे के लिए भी नहीं देख पाती तो वो पागल हो जाती। लेकिन इस बार इसे अब और नहीं छुपाया जा सकता था। सिनियन ने जियो किंग की पसंद का फायदा उठाया और मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट भेजी। उसमें साफ लिखा था, पेशेंट गुआनजिंग इतने हफ्तों से प्रेग्नेंट है। फिर उकसाने वाले मैसेजेस की एक लाइन लग गई। भाई जैंगशैंग, कल रात हम थोड़े वाइल्ड हो गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि थ्रेटेंड मिसकैरेज के निशान हैं। बच्चे को बचाने के लिए उसे जल्दी हॉस्पिटल आने की जरूरत है। माफ करना भाई जैंगशैंग, अगले कुछ दिन मैं तुम्हारे लिए दीदी का ख्याल रखूंगा। अगर तुम इसे कबूल नहीं कर सकते तो उसे मुझे दे दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पैदा होकर किसी और को पापा कहे। मैंने अपना फोन जोर से पकड़ा और मैसेज को देखा। मैं काफी देर तक संभल नहीं पाया। भाई जैंगशैंग, सच कहूं तो हमारा बच्चा होने की खुशी मनाने के लिए वो मेरे साथ मालदीव वेकेशन पर जाने के लिए तैयार हो गई है। वो अभी तुम्हें कॉल करने बाहर गई है। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लो। जैसे ही मैसेज खत्म हुआ, मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वाइफ शब्द चमक रहा था। हनी, मुझे अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तकरीबन 3 दिन के लिए। ठीक है, जाओ। मैंने सीधा उसकी बात काट दी। गुआ ने एक पल के लिए हिचकिचाई। हनी, क्या तुम नाराज हो? छोड़ो इसे, मैं नहीं जा रही। मैं अभी तुम्हारे पास घर आ रही हूं। उसी वक्त दूसरी तरफ से एक नाखुश मर्दाना आवाज आई। दीदी, हमारे मालदीव्स ट्रिप के वादे का क्या? मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता। सुना तुमने? मैंने सुकून से कहा। मैं नाराज नहीं हूं, जाओ। सच में? मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जाऊंगी। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मैं इसे तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। देखते हैं। हनी, अच्छे बनकर घर पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? कहीं मत जाना। अगर मैं वापस आई और तुम नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगी। पिछली बार जो हुआ उसने मुझे सच में डरा दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने सीधा फोन काट दिया। वो कैसे कह सकती थी कि वो मुझसे प्यार करती है जबकि वो किसी और मर्द के साथ मजे कर रही थी? मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैं और समझना नहीं चाहता था। जाने से पहले मैंने 3 काम किए। मैं अपने लोगों की ओवरसीज फार्मास्यूटिकल रिसर्च में शामिल होने के लिए तैयार हो गया और पैकेज मिलने पर मैंने नई बनी मेमोरी इरेजिंग पोशन को टेस्ट किया। अंदर इंग्लिश में एक इंस्ट्रक्शन शीट भी थी। ये पोशन एक बार पीने के बाद पुरानी सारी यादें मिटा देगी और यादें कभी वापस नहीं आ सकेंगी। कृपया सावधानी से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, मैंने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी और नए डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया। तीसरी चीज, मैंने वो सारे कपड़े दान कर दिए जो मैंने अलग किए थे और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और सारे तोहफे जो जियो किंग ने मुझे दिए थे उन्हें शमशान ले जाकर पूरी तरह जला दिया। उसके बाद से मैं उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। फिर मैं वो पोशन पी लूंगा और उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक सॉन्ग जिनयान के मैसेजेस बिल्कुल सही वक्त पर आते रहे। मालदीव्स बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया भाई जैंगशैंग, तुम्हारी वजह से मैं दीदी से मिल पाया। उनके बिना मैं कभी ऐसी लग्जूरियस जगह पर वेकेशन नहीं मना पाता। इसके अलावा उसने गुआन की बहुत सी फोटोज भी भेजी, लेकिन मैंने उन्हें खोलने की जहमत तक नहीं की। मैंने बस अपना फोन बंद कर दिया। गुआन के जाने के दूसरे दिन मैं बैंक गया और अपने सारे पैसे पाउंड्स में बदल लिए। फिर मैंने अपने सारे बैंक कार्ड्स कैंसिल कर दिए। शाम तक मैंने अपने खास भाइयों के साथ खाने का इंतजाम किया, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं। मैं बस उनके साथ अपना आखिरी दिन खुशी से बिताना चाहता था। लेकिन सॉन्ग जिनयान ने फिर भी मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। घर पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया, उसके मैसेजेस की बाढ़ आ गई। उन्होंने पहले ही अर्ली एजुकेशन और बेबी फूड पर रिसर्च शुरू कर दी है। भाई जैंगशैंग, सिस्टर किंग को मुझे देने के लिए शुक्रिया। और मैंने अचानक सोचा कि अगर गुआन घर आई और उसने मुझे नहीं देखा तो क्या वो पिछली बार की तरह घबरा जाएगी? क्या वो पुलिस को बुलाएगी, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करेगी या बस अब परवाह नहीं करेगी? शायद वो सोचेगी कि मैं फिर से शॉपिंग करने बाहर गया हूं, या शायद तब तक उसके दिल में सिर्फ उसका बच्चा
और बच्चे का बायोलॉजिकल फादर होंगे। मेरे लिए रखी गई जगह सिर्फ छोटी होती जाएगी जब तक कुछ बचा ना रहे। मैं इसके बारे में और नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था। वो पछताएगी या नहीं, ये अब मेरी चिंता का विषय नहीं था। आखिरी दिन मैंने पूरे 12 घंटे सोया। जब मैं उठा तो मैं रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग था। मिरर में खुद को देखते हुए मैंने खुद को एक बड़ी स्माइल दी। जब मैं बाहर गया तो मैं कोई लगेज नहीं लाया। मेरा सामान कब का डोनेट किया जा चुका था या जला दिया गया था। मैं सिर्फ एक छोटा शोल्डर बैग ले गया था। उसके अंदर मेरा हिडन आईडी, पासपोर्ट, वीजा और लंदन की प्लेन टिकट थी। वहां मेमोरी लॉस पोशन की एक छोटी बॉटल भी थी। मेरी पुरानी आइडेंटिटी से जुड़ी सिर्फ एक ही चीज थी, और वो मेरे हाथ में फोन था। जब पे करने का वक्त आया तो मैंने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। मैंने अपना बचा हुआ सारा बैलेंस उसे ट्रांसफर कर दिया। मेरे उतरने के बाद ड्राइवर मेरे पीछे भागा। सर, आपने गलत अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। किराया सिर्फ 130 युआन है, आपने 13,000 भेज दिए। मैं मुस्कुराया। इसे रख लो, मुझे एयरपोर्ट लाने के लिए धन्यवाद। आपको एयरपोर्ट लाना और किराया लेना ही काफी है, मैं सच में इतने पैसे नहीं ले सकता। आप मुझे सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं लाए, आप मुझे मेरे रीबर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट पर लाए हैं। ड्राइवर को गुड बाय कहने के बाद मैंने अपनी सिम कार्ड निकाली। उसे तोड़ने के बाद मैंने उसे फोन के साथ ट्रैश में फेंक दिया। मुझसे जुड़ी आखिरी चीजें भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं। मैंने स्टाफ से पेपर और पेन मांगा और फिर खुद को एक लेटर लिखा। जब तुम ये लेटर खोलोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू होने का पल होगा। बीते हुए कल में मत खो जाओ और ये पता लगाने की कोशिश मत करो कि तुम पहले कौन थे। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट लाइफ जीने की क्षमता है। और कभी फिर उस बकवास पर विश्वास मत करना कि एक औरत पूरी जिंदगी सिर्फ एक आदमी से प्रेम करती है। लोगों के दिल बदल जाते हैं, कोई हमेशा गार्ड नहीं कर सकता। सिर्फ तुम ही हो जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। इसे खत्म करने के बाद खुद से अच्छे से प्रेम करना। मैंने पेपर को अपने सबसे करीबी पॉकेट में रख लिया ताकि उठने के बाद मैं उसे तुरंत देख सकूं। उसी पल पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। मैंने अपने बैग से मेमोरी लॉस पोशन की बोतल निकाली और उसे एक ही बार में पी गया। फिर बिना पीछे देखे प्लेन की तरफ चल दिया। गुइंगान अपने बर्थडे से पहले वाली दोपहर को देश वापस आई। हमारे पुराने अग्रीमेंट के मुताबिक उसे पक्का वापस जाना चाहिए था और मेरे साथ एयरपोर्ट ब्रॉडकास्ट पर सेलिब्रेट करना चाहिए था। अनाउंसर अभी भी अर्ज कर रहा था, पैसेंजर नेने, कृपया ये अनाउंसमेंट सुनते ही बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ें। नेने वो नाम था जो मैंने नया रजिस्टर किया था, लेकिन गुइंगान को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। ऐसा था जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा मिसिंग हो। उसने बोर्डिंग गेट की तरफ नजर डाली और एक जाना पहचाना फिगर देखा जो तेजी से गुजर रहा था। उसकी आंखें अचानक शार्प हो गईं और इंस्टिंक्टिवली वो उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन सिर्फ एक कदम लेने के बाद उसे वापस बुलाया गया। सॉन्ग जिनियान एक गर्म कॉफी पकड़े हुए उसके पास आया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मोका खरीदी है, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बोलते हुए उसने गुइंगान्स फोरहेड छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कामली उसे अवॉइड किया। कुछ नहीं। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। ऐसा था जैसे उससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज छीन ली गई हो। उसके अनजाने में ये देखते हुए कि उसने कुछ नहीं कहा, सॉन्ग जिनियान ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में खींचने के लिए बढ़ा। आज रात तुम ब्रदर झांग चैंग के साथ रहने के लिए वापस जा रही हो, क्यों ना मैं पहले ही तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर लूं? अगर ये पहले होता तो गुइंगान कभी अपनी डोर पर मिले पैशन को मना नहीं करती, लेकिन आज उसका इसके लिए बिल्कुल मूड नहीं था। वो अचानक खड़ी हो गई। मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? ये सुनकर सॉन्ग जिनियान तुरंत नाखुश हो गया। उसने उसकी स्लीव पकड़ी और कहा, क्या तुम वैसे भी आज रात वापस नहीं जा रही? इस थोड़ी देर के लिए इतनी जल्दी क्या है? इसके अलावा कल क्या तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वापस नहीं जा रही? आज मैं तुम्हें किसी दूसरे आदमी को देने से इनकार करता हूँ। जिस तरह से सॉन्ग जिनियान ने मेरा जिक्र किया, वो सीधा गुइंगान्स माइंडफील्ड पर कदम रखने जैसा था। गुइंगान्स फेस तुरंत डार्क हो गया। वो मुड़ी और उसने कोल्डली उसे देखा। उसकी नजर पहले से कहीं ज्यादा हार्श थी, जिसने जिनियान्स का स्कैल्प टिंगल कर दिया। उसने जल्दी से अपना एटीट्यूड नरम किया और स्पॉइल्ड एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, गुइंगान ने उसे स्टर्नली रोक दिया। सिनियान, मैंने तुम्हें बहुत पहले वॉर्न किया था। तुम्हें अपनी प्लेस समझने की जरूरत है। जैंग शैंग मेरा ट्रू लव है। मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बात खत्म होने से पहले ही वो मुड़ी और बिना हिचकिचाहट के बाहर निकल गई। सॉन्ग जिनियान वहां अकेला हैरानी में खड़ा रह गया। गुइंगान पूरी रफ्तार से घर भागी, लेकिन उसने वहां सिर्फ ऑर्डरली बिजी सर्वेंट्स को देखा। श्यांग शेंग कहाँ है? वो कहाँ गया? सर्वेंट्स के चेहरे कंफ्यूजन से भरे थे।
हमें नहीं पता। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम लोग आमतौर पर अपना काम कैसे करते हो? तुम्हें ये तक नहीं पता कि जैंग शेंग क्या कर रहा है? जुइंग ने चारों तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसे मैं कहीं नहीं दिखा। इसलिए वो जल्दी से ऊपर सीधा बेडरूम में गई। मगर जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, उसकी सारी उम्मीदें तुरंत टूट गईं। बेडरूम पूरी तरह खाली था। मेरा कोई निशान तक नहीं था। जब जुइंग किंग परेशान महसूस कर रही थी, उसके दिल में मायूसी की एक लहर उठी। फिर भी जैसे ही वो मुड़ी, उसने बेडसाइड टेबल पर एक खत देखा। जुइंग ने उसे हैरानी में खोला। उसके अंदर की बातें पढ़ने के बाद वो वहीं जम गई। मुझे पहले से पता है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हें खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, ये सोचकर कि मुझे कैसे बताओ, क्योंकि मैंने पीछे हटने और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का फैसला किया है। मैं जा रहा हूं। हम अब कभी नहीं मिलेंगे, सिर्फ कुछ छोटे जुमलों के साथ। मैंने हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया। जुइंग ने खत को अपने हाथ में बार बार दबाया, जब तक कि उसने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया, मेरा नाम पुकारते हुए। उसने पूरे विला में तलाश किया। हनी, खेलना बंद करो, मैं समझा सकती हूं। उसने सोचा कि मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन उसने हर कमरा ढूंढा और फिर भी उसे मुझसे जुड़ा एक निशान तक नहीं मिला। जुइंग टॉप फ्लोर पर गिर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था और ना ही मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने सच में उसे छोड़ दिया था और बिना वापस मुड़ने के इरादे के चला गया था। लेकिन जुइंग ऐसा कभी नहीं होने देती। कपकपाते हाथों के साथ उसने अपना फोन निकाला और मेरे कई बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी और तीसरी बार कॉल किया, जब तक कि किसी ने आखिरकार बेचैनी से जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं जैंग जैंग को ढूंढ रही हूं। अगर तुम उसे ढूंढ रही हो तो मुझे कॉल क्यों कर रही हो? तुम उसकी पत्नी हो, मुझे मत कहना कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कहां है। उसे एक जुमले ने उसे बेजुबान कर दिया। जुइंग हकलाई, मैं अब उसे नहीं ढूंढ पा रही हूं। क्या तुम जानते हो वो कहां गया? मुझे नहीं पता। ये कहने के बाद दोस्त ने सीधा फोन काट दिया। उससे एक और शब्द कहने को तैयार नहीं था। जुइंग ने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ वाले ने पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। उसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉल करते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि पुराने क्लासमेट्स जिनसे वो सिर्फ कुछ ही बार मिली थी, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। बिना किसी मकसद के हर तरफ पूछने के बाद उसे जो जवाब सबसे ज्यादा मिला वो था, मुझे नहीं पता। एक पुराने क्लासमेट ने साफ कहा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम कहती रहती थी कि तुम उसे पूरी जिंदगी प्यार करोगी। अब जब वो चला गया है तो क्या पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो खुद पर गौर करना नहीं है? ये सुनकर जुइंग के तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम कुछ जानती हो? तुमने खुद क्या किया है? क्या तुम अपने दिल में नहीं जानती? क्या तुम्हें सच में लगा कि जैंग शैंग इतना बेवकूफ था कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया? इस बारे में खुद सोचो। ये बातें बोलने के बाद उस क्लासमेट ने भी उसे इग्नोर कर दिया। जितना ज्यादा उसने सोचा, वो उतनी ही डरने लगी। एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आया। जैंग शैंग इतने मजबूत फैसले के साथ गया था, अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। क्या इसका मतलब ये था कि उसे लगा कि उसे अब कभी इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी? जुइंग की आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। इस बात से परेशान कि अकेले बाहर जाने के बाद मैं तकलीफ उठा सकता हूं, उसने ऑनलाइन बैंकिंग खोली और पागलों की तरह मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगी। उसके बैंक कार्ड से एक के बाद एक बड़ी रकम कटने लगी, लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। आखिरकार पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं। लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। एक बैंक कस्टमर सर्विस एजेंट ने कॉल किया। मिस जू, हमें आपको ये बताते हुए दुख है कि जिस बैंक कार्ड पर आपने ट्रांसफर किया वो 3 दिन पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। ट्रांसफर पूरा नहीं हो सकता। पैसे 2 घंटे के अंदर वापस कर दिए जाएंगे। एजेंट ने और भी बहुत सी बातें कहीं, लेकिन वो एक शब्द नहीं सुन सकी। वो सिर्फ पूछती रही, क्या आपके पास उससे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता है? बेशक जवाब नहीं था। उसने फोन रखा और अपनी यादों का पीछा करते हुए वो सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड करने लगी जो उसने पहले मेरे फोन में देखे थे। उसे याद था कि मैं अपने फोटोग्राफी वर्क्स ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ शेयर करता था, जब हमारा रिश्ता सबसे प्यारा था। उसने अपने अकाउंट से लाइक और कमेंट भी किया था। लेकिन किसी अनजान दिन से सब कुछ बदल गया था। जब जुइंग ने सर्च बार में मेरा नाम टाइप किया तो उसे सिर्फ उसी नाम के अजनबी मिले या यूजर नॉट फाउंड मिला। उत्तर स्पष्ट था,
मैंने न सिर्फ अपने बैंक कार्ड्स कैंसिल कर दिए थे, बल्कि उन सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्रयोग करता था। किंजन ने एक ऐसी निराशा महसूस की जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं सिर्फ उसे छोड़ नहीं रहा था, मैं उस जीवन की सुंदर यादों को भी मिटा रहा था जो हमने साथ बिताई थी। उसने सत्यता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस सोशल ऐप की यूजर लिस्ट को फिर से देखा, जिसे मैं पहले सबसे ज्यादा प्रयोग करता था। फिर उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जिसके अधूरे डिस्क्लेमर स्टेटमेंट्स थे। मैं यूजर क्वायो शिकिंग की पत्नी हूं, वो अब लापता है और स्थिति बहुत खतरनाक है। मुझे उसके अकाउंट डेटा को रिस्टोर करने में आपकी सहायता चाहिए। किंजन ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रार्थना की। कस्टमर सर्विस एजेंट ने विनम्रता से किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, मिस, अकाउंट डेटा व्यक्तिगत होता है। सिर्फ अकाउंट ओनर क्वायो शिकिंग स्वयं पिछली डिलीशन रिक्वेस्ट को रद्द कर सकता है। मैं उसकी पत्नी हूं, हम परिवार हैं, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? ये सिर्फ ये प्रमाणित करता है कि आपका विवाह अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। ये उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रमाणित नहीं करता। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपकी कंपनी की शिकायत कर दूंगी? वो घर से भाग गया, वो कुछ भी लिए बिना चला गया। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। फिर उसने अपना स्वर नर्म किया, अपने भीतर के डर और असहायता को हावी होने दिया। उसने कपकपाती आवाज में कहा, मैं आपसे विनती करती हूं, मैं सच में प्रतीक्षा नहीं कर सकती। बस एक छोटा सा संकेत ही पर्याप्त है। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूं। वो रोने ही वाली थी। दूसरे पक्ष का विश्वास जीतने के लिए उसने सारी वेरीफाएबल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन तक बता दी, ताकि यह सिद्ध हो सके कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। कस्टमर सर्विस एजेंट अंततः उसके लिए एक्सेस अप्लाई करने पर सहमत हो गया, किंतु इसमें समय लगना था। किंजन ने व्याकुल होकर अपना फोन पकड़ा और बिना रुके पेज को रिफ्रेश करती रही। जब मेरा अकाउंट पुनः दिखाई दिया, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसमें प्राण वापस आ गए हों। फिर उसने तुरंत प्रारंभ तक स्क्रॉल किया और मेरे पहले पोस्ट से पढ़ना प्रारंभ किया। जब मैंने पहली बार अकाउंट रजिस्टर किया था, मैं तब भी एक स्टूडेंट था जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया था। वहां अपनी भावनाओं को दर्ज कर रहा था। आज हम साथ हुए। ये देखकर किंजन के होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत समय से इन विषयों के बारे में नहीं सोचा था। अब मेरे पुराने जीवन के पोस्ट्स के अंशों को देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो हमारे बीच के उन सभी सुंदर क्षणों को फिर से जी रही हो। भूतकाल की सुखद यादें उसकी आंखों के सामने किसी मूवी के दृश्यों की तरह घूमने लगी। लेकिन ठीक उसके बाद उसे पता चला कि मेरा अंतिम पोस्ट आधे साल पहले का था। किंजन के हृदय में एक अशुभ भावना उत्पन्न हुई। उसने बार बार मेरा अकाउंट चेक किया और अंततः एक पुराने पोस्ट में एक एडिट रिकॉर्ड पाया। वहां सिर्फ 3 सरल शब्द थे, सब समाप्त हो गया है। कल रात एडिट किया गया। उसके बाद मैंने अकाउंट सेटिंग्स खोली और कस्टमर सर्विस के माध्यम से डिलीशन की प्रार्थना की। उस अतीत को दफना दिया जिसे मैं कभी बहुत गहराई से चाहता था। किंजन को अचानक हृदय विदारक दुख महसूस हुआ। वो पहले से ही इतने कष्ट में थी कि उसने सच में ये सोचने का साहस नहीं किया कि मुझे तब कैसा अनुभव हुआ होगा। लेकिन आधे साल पहले और कल रात ही क्यों, इन 2 समय के बिंदुओं ने उसे कुछ अजीब होने का बोध कराया। वो संध्या होने तक स्विंग पर बैठी रही, फिर अचानक सब समझ जाने पर अपना चेहरा ढक लिया। उसके बाद वो स्वयं का उपहास करते हुए हंसी। आधे साल पहले ही वो समय था जब किंजन सॉन्ग जिनियन के साथ संलिप्त हुई थी। तो मुझे बहुत पहले से ज्ञात था। मैंने यहां तक कि उसे अनगिनत अवसर भी दिए थे आने वाले दिनों के दौरान, लेकिन उसने एक भी अवसर नहीं पकड़ा। इस बार मैं सच में कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। उस रात किंजन कहीं नहीं गई, चाहे वो सॉन्ग जिनियन के इनविटेशन कॉल्स हों या उसके फ्लर्टेशियस संदेश। उसने उन सभी को इग्नोर कर दिया। यहां तक कि उन शेडी मित्रों की कॉल्स जिनके साथ वो व्यापार करती थी, उन्हें भी अपने आप डिस्कनेक्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। उस क्षण वो किसी से संपर्क नहीं करना चाहती थी। मैंने पीछे कुछ नहीं छोड़ा था। बस इसी तरह मैं उसकी संसार से विलुप्त हो गया, जब तक कि मध्य रात्रि नहीं हुई और उसे बैंक्स और स्टोर्स से बर्थडे ग्रीटिंग्स मिलना प्रारंभ नहीं हुए। तभी वो किसी स्वप्न से जागी और उसे आभास हुआ कि आज पहले से ही उसका बर्थडे था। उसने बेख्याली में बेडसाइड पर रखे लेटर को देखा। मैंने लेटर में उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने खास तौर पर एक छोटे से बॉक्स पर, जो हथेली से बड़ा नहीं था, एक नोट चिपकाया था, उसे ये बताते हुए कि ये वो बर्थडे गिफ्ट था जो मैं पीछे छोड़ गया था। एक्साइटमेंट के साथ गुयांग ने बॉक्स खोला। शायद अंदर मेरे ठिकाने के बारे में कुछ क्लूज होंगे। इससे पहले कि वो सीन को इमेजिन करना खत्म करती, उसकी आंखों के सामने जो आया उसने सब कुछ बिखेर दिया। बॉक्स में कोई ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ एक पिघला हुआ प्लैटिनम बैंड था। वो हमारी वेडिंग रिंग थी। मैंने हमारी वेडिंग रिंग पिघला दी थी।
सुबह होने से पहले गुयांग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गाड़ी चलाकर गई। मेरा पति गायब है, मुझे शक है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ऑफिसर ने कुछ शक के साथ पूछा, आपका पति कितने वक्त से गायब है? क्या वो पीछे कोई मैसेज छोड़ गया है? नहीं मिस, प्लीज हमें सच सच बताइए। अगर आपका पति सच में कुछ पीछे छोड़ गया है तो ये उन्हें ढूंढने में बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, मैंने उसे कई बार फोन भी किया, लेकिन उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर ऑफिसर ने उसे याद दिलाया कि आपको यकीन है कि आपका पति आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। लेकिन गुयांग ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसने जोर दिया, आप नहीं समझेंगे, हमें तब प्यार हुआ था जब हम स्टूडेंट्स थे। शादी के बाद उसने मेरे करियर को पूरी तरह से सपोर्ट किया और मेरी मदद करता रहा। उसने अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना भी बंद कर दिया था। पहली बार सुनने में ये लगभग नार्सिसिस्टिक लग रहा था। कोई भी जो सच्चाई से अनजान होगा शायद ये सोचेगा कि वो बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी कि वो कितनी प्यारी थी। गुयांग पूरी रात जागी रही, उसकी आंखें लाल थीं, फिर भी उसने घर जाने का कोई साइन नहीं दिखाया। एक अनजान नंबर से कॉल का जवाब देने के बाद ही वो बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन से निकली। कॉल किसी ऐसे शख्स की थी जो खुद को लॉयर बता रहा था। उसने जियो किंग को बताया कि उसे मिस्टर जियांग चैंग ने जिम्मेदारी दी है और उसे मिलकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जियो किंग ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल पर पहुंच गई, चाहे इसका मतलब उसका लाइसेंस खोना ही क्यों ना हो। उसे इतनी जल्दी आया देखकर लॉयर उसे सीधा ऑफिस में ले गया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में एक डिवोर्स एग्रीमेंट थमा दिया। उसने समझाया, मिस्टर ली ने पहले ही इस पर साइन कर दिए हैं, अगर मिस जू को कोई एतराज नहीं है तो आपको बस अपना नाम साइन करना होगा। मेरा पति कहाँ है, वो कहाँ है? गुयांग का एग्रीमेंट की तरफ हाथ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उसने इधर उधर देखा कि मैं कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन ऑफिस बहुत छोटा था, वहां मेरा कहीं कोई निशान नहीं था। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, चाहे मेरे पति का जो भी प्लान हो उसे खुद मुझसे मिलने आना होगा, वरना हमारे बीच इन इतने सालों के प्यार का क्या मतलब है? उसे बाहर आने को कहो। उसने लॉयर की तरफ मजबूती से देखा, लेकिन लॉयर एक पल के लिए बेअसर रहा। मिस जू, मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी, आपके पति ने आपके डिवोर्स से जुड़े सारे मामले पहले ही मेरे हवाले कर दिए हैं, इसलिए ये आमने सामने की बातचीत जाहिर तौर पर मेरे साथ ही है और आपकी शादी में गलती आपकी ही है। हालांकि आपके पति को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, आपके पिछले रिश्ते की खातिर वो आपसे शांति से अलग होना चाहते हैं। डिवीजन रेशियो के मुताबिक मैरिटल प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा पहले ही हमारी लॉ फर्म के हवाले कर दिया गया है, ताकि उसे पूरी तरह चैरिटी में दान किया जा सके, और वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें ढूंढना बंद कर देंगी। लॉयर ने मेरा फैसला गुयांग को सुनाया। उसने अपनी पलकें झपकाईं, फिर हैरानी से पूछा, क्या उन्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना है? लेकिन लॉयर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सर ना में हिला दिया। कुछ और नहीं, लेकिन मुझे उनसे कुछ कहना है। गुयांग ने बेरुखी से हंसी और डिवोर्स एग्रीमेंट ले लिया, लेकिन उसने उसे पढ़ने के लिए खोला तक नहीं। उसने सीधा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें जितना पैसा चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन मैं डिवोर्स देने से साफ इनकार करती हूँ। लॉयर ने फटे हुए कागज की तरफ एक नजर देखा, फिर पलटा और अपने डेस्क के पीछे चला गया, बिल्कुल तब जब गुयांग को लगा कि वो मुझे कॉल करने वाला है। वो एक नए डिवोर्स एग्रीमेंट के साथ वापस आया। वो उसे लेकर वापस आया। मिस जू, मिस्टर जियांग बिल्कुल सही थे। गुयांग ने उलझन में पूछा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आप इतनी आसानी से उन्हें डिवोर्स देने के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगी और पहला एग्रीमेंट यकीनन फाड़ दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे कई और कॉपीज प्रिंट करने का निर्देश दिया है। अगर आप अपना गुस्सा निकालना चाहती हैं, आप जितनी चाहें उतनी फाड़ सकती हैं। मैं किसी भी वक्त नई प्रिंट कर सकता हूं। इस बार लॉयर ने एक पेन भी थमा दिया। गिनगन ऐसे दिखी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने अग्रीमेंट लेने से मना कर दिया, आधा कदम पीछे हटी और कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। जब तक आप मुझे बता देंगे कि वो कहाँ हैं, मैं आपको जरूर एक बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। 10 मिलियन कैसा रहेगा? लॉयर को बिना बोले मुस्कुराते देख उसने सोचा कि उसे लग रहा है कि पैसे बहुत कम हैं। उसने तुरंत घबराहट में आगे कहा, तो 50 मिलियन काफी होंगे, है ना? इतने कि आप यहां से जा सकें और अपना खुद का लॉ फर्म भी खोल सकें। लॉयर ने खामोशी से गिनगन की शर्तें खत्म होने का इंतजार किया, फिर उसे एक बिजनेस कार्ड थमा दिया। मिस जू, मैं सच में नहीं जानता कि मिस्टर जियांग कहाँ हैं। वो मुझे इतनी जरूरी बात कभी नहीं बताते, और ये लॉ फर्म पहले से ही मेरा है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस फर्म के पार्टनर्स में से एक था और इंडस्ट्री का एक मशहूर सीनियर लॉयर था। वो सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस में स्पेशलाइज था। ये सच कि मैंने उससे खुद राब्ता किया था, इसका मतलब था कि मेरा मन पहले ही बन चुका था। गिनगन ने पूछा, क्या वो सच में मुझे इतनी बुरी तरह छोड़ना चाहते हैं?
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कितने भी अग्रीमेंट्स प्रिंट कर लें, मैं उनमें से किसी पर भी साइन नहीं करूंगी। जब तक वो मेरे सामने नहीं आते और खुद मुझे नहीं कहते कि वो डिवोर्स चाहते हैं, जब तक हम मिलते हैं, वो एक बार फिर मेरी माफ़ी पा सकते हैं। इतने सालों तक साथ रहने के बाद मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं। मिस गू, इतनी दूर क्यों जाना? लॉयर ने एक ही नज़र में उसके ख्यालों को समझ लिया। चाहे आप अब कितना भी इनकार करें, नतीजा फिर भी नहीं बदलेगा। एक बार जब बात उस स्टेज तक पहुंच गई, तो चीजें इतनी अच्छी नहीं दिखेंगी जितनी अब हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और यहां तक कि बची हुई डिग्निटी भी खो देंगे। गिनगन का मन डगमगाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं उन्हें 2 साल के अंदर ढूंढ लेती हूं। क्या उससे सब कुछ हल नहीं हो जाएगा? आपको मुझ पर शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन एक स्टेलमेट में फंस गई। लॉयर ने वैसे भी इसके आसानी से होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने लापरवाही से अपने हाथ फैलाए। शांति से उसने कहा, मैं काम पर वापस जा रहा हूं। आपने इस बारे में सोच लिया है? आप किसी भी वक्त मुझे ढूंढने आ सकती हैं। गिनगन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो सच में मुझसे कांटेक्ट खो सकती है। इसीलिए वो बस वहां रुकी रही और जिद करती रही। लेकिन चीजें कभी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी गिनगन के वहां रुकने के बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन के बारे में पूछने के लिए फिर से फोन किया। उसे चिंता थी कि अगर उसने सच मान लिया तो शायद वो उसे मुझे ढूंढने में मदद करना बंद कर देंगे। इसीलिए उसने गोलमोल जवाब दिया, मुझे काम के कुछ मामले संभालने हैं। ठीक है, क्या आप अभी यहां आ सकती हैं? ऑफिसर के लहजे में नाखुशी थी। आपके पति के फोन सिग्नल के आधार पर हमने उनके फोन की सही पोजीशन का पता लगा लिया है। हमें चाहिए कि आप इसे पहचानने के लिए आएं। मैं तुरंत वहां पहुंचती हूं। उसने सोचा कि वो जल्द ही मुझे देखेगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वो असलियत में एक वेस्टलैंड था। एक पल में गिनगन ने क्राइम न्यूज रिपोर्ट्स के सीन सोचना शुरू कर दिए। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। खुशकिस्मती से एक ऑफिसर सही वक्त पर आया। मिस गू, हमें दुख है, हमें करीब ही सिर्फ ये फोन मिला है। ऐसा लगता है कि इसे यहाँ फेंका गया था। हालांकि हमें आसपास कोई और सुराग नहीं मिला और फोन पहले से ही बंद था। इन्वेस्टिगेशन यहाँ एक और डेड एंड पर पहुंच गई। लेकिन गिनगन के लिए अब खोई खबर न होना ही सबसे अच्छी खबर थी। एक दिन से भी कम समय में वो बड़े इमोशनल बदलावों से गुजर चुकी थी और पहले ही टूटने की कगार पर थी। ऑफिसर के मजबूरी में फिर से पूछने के बाद ही उसने मुश्किल से अपने आप को संभाला। एक भारी आवाज के साथ उसने कंफर्म किया कि ये उनका फोन था। जैसे ही स्क्रीन की लाइट जली, वो इतनी इमोशनल हो गई कि वो लगभग रोने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार मैसेजेस खोलने की हिम्मत जुटाई। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। जिस नंबर ने मुझे वो मैसेजेस भेजे थे, वो असलियत में सोंग जियानिन का था। फिर भी उसे साफ तौर पर याद था कि जिस दिन वो साथ आए थे, उसने तब उसे चेतावनी दी थी कि शियांग शियांग को उसके होने का कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे शुरू से ही धोखा दे रहा था। सोंग जियानिन के मैसेजेस के शब्द और व्यवहार उसके सामने किए गए बर्ताव के मुकाबले में दो बिल्कुल अलग लोगों की तरह थे। सबसे नया मैसेज वो था जो उसने कल मुझे भेजा था। ये उसके ऑफिस से निकलने के कुछ ही मिनट बाद भेजा गया था। ब्रदर जियांग, सिस्टर ने आखिरकार वापस जाने और आपके साथ रहने का फैसला कर लिया है। किसने कहा था कि मैं आज इतना समझदार बनूं? हालांकि वो सच में नहीं जाना चाहती थी, फिर भी वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार थी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ग्वान ने अपनी आंखों में गुस्से के साथ पढ़ना जारी रखा। जितना ज्यादा वो पढ़ती, उतनी ही उसके सीने में जकड़न महसूस होती। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वो उससे गहरा प्यार करने का दावा करता था, उसने चुपके से उनकी साथ में फोटोज ली थीं और उन्हें जैंग चैंग को प्रोवोकेशन के लिए भेजा था। उसका दिमाग जोर से गूंज रहा था, फिर भी उसने खुद को मैसेजेस स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर किया। सिस्टर अब एक सक्सेसफुल वुमेन है। उन्हें एक ऐसे मर्द की जरूरत है जो इमोशनल वैल्यू दे सके। देखो, ये वो है जो सिस्टर ने मुझे दिया है। मैंने सुना है तुम्हारे पास भी एक रिंग है जो उन्होंने खुद डिजाइन की थी। मैं सोचता हूं कि क्या ये मेरी वाली जैसी दिखती है, लेकिन अगर दिखती भी हो तो ये बेकार है। अब उनका दिल सिर्फ मेरा है। ब्रदर जैंग शैंग, तुम कब तक उस पोजीशन पर रहने का प्लान कर रहे हो? कब तक? फिक्र मत करो, वो तुम्हारे साथ फाइनेंशियली बुरा सलूक नहीं करेंगी। वो वर्ड्स प्रोवोकेशन के अलावा मेरी उम्र का भी मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सॉन्ग जिनियन फ्यूचर देख सकता हो, पहले से जानते हुए कि वो मेरी मौजूदा उम्र तक नहीं जी पाएगा। मैंने सॉन्ग जिनियन के एक भी मैसेज का कभी जवाब नहीं दिया था। बाद में मैंने उन्हें खोलने की कोशिश तक नहीं की।
लेकिन गू किंगयान सिर्फ ये तसव्वुर करके कि उन्हें पढ़ते वक्त मुझे कैसा महसूस हुआ होगा, गुस्से से पूरी कांप उठी। अगर उसने फोन ना पकड़ा होता तो उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए होते। उसने पावर बैंक पुलिस वुमन को वापस किया, फिर बिना एक लफ्ज कहे उस वेस्टलैंड से गाड़ी चलाकर चली गई। रास्ते में उसने सॉन्ग जिनियन को कॉल किया, तुम चाहे जहां भी हो अभी मेरे घर आओ। वो खुद उसे ढूंढने नहीं जाना चाहती थी। दूसरी तरफ सॉन्ग जिनियन जेंटल और क्लिंगी बनने की एक्टिंग करना नहीं भूला। सच में आप मुझे वहां आने के लिए कह रही हैं? क्या ब्रदर जैंग शैंग घर पर नहीं है? हालांकि उसे ठीक से नहीं पता था कि उनके बीच क्या हुआ था। जिस पल उसने जैंग चैंग के उस विला को छोड़ने के बारे में सोचा, जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था, उसकी आवाज की खुशी बिल्कुल नहीं छुप सकी। गू किंगयान मजाक उड़ाने से नहीं रुक सकी। हाँ, वो चला गया। वो सॉन्ग जिनियन के फूलिश फैंटेसी का मजाक उड़ा रही थी और अपनी खुद की बेवकूफ़ी का भी। वो असल में उसके हमेशा के मीठे और जेंटल मास्क से इतने वक्त तक धोखा खाती रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करे या लस्ट में अंधा होने पर खुद पर गौर करे। फिर भी सॉन्ग जिनियन ने उसके लहजे में अजीबपन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने खुशी से जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आज आपका बर्थडे है, डबल हैप्पीनेस। हमें इसे ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए। गू किंगयान को उसकी आवाज से घिन आ रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उसने फोन काट दिया। सॉन्ग जिनियन की जगह से गू विला तक का रास्ता कम नहीं था, फिर भी वो उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच गया। यकीनन वो लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जब गू किंगयान ने आकर दरवाजा ढकेला और अंदर गई, जैसे ही उसने उसे देखा, उसके अंदर फौरन गुस्सा भड़क उठा। सॉन्ग जिनियन के लिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसमें शायद दूसरी एबिलिटीज की कमी हो, लेकिन वो एक्सप्रेशंस पढ़ने में माहिर था। वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और गू किंगयान को दिलासा दिया, सिस्टर, मैं जानता हूं कि अभी आपका मूड खराब होगा, लेकिन ब्रदर जैंग शैंग ने खुद जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं उसकी मुसलसल प्रोवोकेशन की वजह से निकाल दिया गया हूं। हैरानी की बात यह थी कि गू किंगयान ने उसे सिर्फ एक ठंडी नजर से देखा। तुम्हें उसका नाम लेने की इजाजत किसने दी? ये सुनकर सॉन्ग जिनियन एक पल के लिए जम गया। उसने पिटिफुल बनने की कोशिश की। ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहती तो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज आपका बर्थडे है। मैंने सिर्फ उम्मीद की थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, गू किंगयान ने अचानक हाथ बढ़ाया, उसका कॉलर पकड़ा और जोर से खींचा। जो स्लीपवेयर उसने पहना था उसे फाड़ दिया। फिर जैसे किसी गंदी चीज को फेंक रही हो, उसने उसे फ्लोर पर पटक दिया। गू किंगयान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सॉन्ग जिनियन का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो जानता था कि इस बार शायद हालात खराब हैं, लेकिन असल में गलती कहाँ हुई थी? इतने वक्त से वो उसके सामने हमेशा ऐसे ही बिहेव करता था। अगर जैंग शैंग ने खुद डिवोर्स मांगने की पहल की थी, तो उसके मिजाज के हिसाब से गुस्सा और परेशान होना नॉर्मल था। ये सोचते हुए सॉन्ग जिनियन ने अपना हाथ अपने एक्सपोज्ड चेस्ट को ढकने के लिए उठाया, लेकिन न तो उसे शर्म महसूस हुई और न ही डर। इसके बजाय वो मौके के साथ आगे बढ़ा और गू किंगयान को गले लगा लिया। एक नर्म लहजे में कहा, प्रेसिडेंट गुई, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। उसे गले लगाते वक्त उसका हाथ उसकी वेस्ट पर आगे पीछे फिसल रहा था, लेकिन गू किंगयान आज साफ तौर पर इस मूड में नहीं थी। सॉन्ग जिनियन की सोची समझी सिडक्शन का सामना करते हुए उसने उसे बिना किसी रहम के पीछे ढकेल दिया। गुइनगान ने उसकी तरफ देखा जैसे वो कोई गंदी चीज हो। सॉन्ग जिनियन की इज्जत तुरंत मिट्टी में मिल गई। सोफा का सहारा लेते हुए उसने अपने नीचे वाले होंठ को चबाया और पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ है? मैं अच्छी नीयत के साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था और तुमने ही मुझे यहां बुलाया था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने जियो किंगान को डांट पीसते हुए गाली देते सुना, तुम बेशर्म। ये सुनकर सॉन्ग जिनियन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं बेशर्म हूं? ठीक है, मैं चला जाता हूं। क्या इतना काफी नहीं है? बोलते हुए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने के लिए ऊपर की तरफ गया। जियो किंगान ने एक ही झटके में उसे पीछे खींच लिया। सॉन्ग जिनियन को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। कांपते हुए वो धीरे से बोलने लगा, क्या जियांग चैन ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा? मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। सॉन्ग जिनियन अंदर से घबरा रहा था। वो अपने दिल में जियांग चैन को कोसता रहा, पर उसने ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। वो सिर्फ वही बेचारा सा चेहरा बनाए रहा, उसे दोबारा बेवकूफ बनाने की कोशिश में। फिर उसका सामना गुइनगान की ठंडी नजर से हुआ। जब उसने देखा, उसके एक्सप्रेशन इतने बर्फ जैसे ठंडे थे जैसे वो किसी जिंदा इंसान को देख ही नहीं रही हो। उसने बेरुखी से पूछा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शुरुआत में वॉर्न किया था? तुम्हें याद है मैंने कहा था जियांग चैन वो इंसान था जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी और तुम सिर्फ एक टेम्पररी अम्यूजमेंट थे?
मैं कसम खाता हूं मैं उसके सामने कभी दिखावा करने नहीं गया। उसके अल्फाज में छुपा हुआ मतलब ग्विनगान ने तुरंत पकड़ लिया। तो क्या तुम कसम खाने की हिम्मत करते हो कि तुमने सच में वही किया जो मैंने कहा था, कि तुमने उसे कभी हरास नहीं किया और उसे कभी वो घटिया मैसेजेस नहीं भेजे? चलो मुझे बताओ, अगर तुमने इनमें से कुछ भी किया है तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी गरीबी में गुजारोगे और तुम्हें दोबारा कभी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। सॉन्ग जिनियन के लिए वो कसम किसी कार से टकरा जाने और मर जाने की कसम से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने ये सब सिर्फ एक वजह से किया था, दौलत और लग्जरी की जिंदगी जीने के लिए। अगर उसे गरीबी में रहना पड़ा तो किसी भी चीज का क्या फायदा? ये सिर्फ एक कसम थी। अगर कसम खाने से सच में कुछ होता तो हर साल शादी के वादों में इतने ज्यादा मर्द बिजली गिरने से मरते कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। सॉन्ग जिनियन ने खुद को संभाला और कांपते हुए 2 उंगलियां उठाईं। वो कसम खाने ही वाला था, अगर मैंने सच में वो सब किया तो मुझे ये जिंदगी गरीबी में गुजरने दो। पर वो बाकी की बात बोल ही नहीं पाया। सिर्फ गरीब होने के ख्याल ने ही उसे वहां बेहोश करने वाला कर दिया था। ग्विनगान ने नफरत से कहा, तुम बिना हिचकिचाए कसम तक नहीं खा सकते और तुम अब भी मुझसे धोखा देने की उम्मीद रखते हो। हालांकि सच तो यह है कि मैं पहले सच में बेवकूफ बनी थी, इतनी बेवकूफ कि तुमने मुझे एक कठपुतली की तरह नचाया। उसका आवाज ऊंची होती गई। आखिर तक ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सॉन्ग जिनियन पर चिल्ला रही थी। ये बुरा था। सॉन्ग जिनियन ने रियलाइज किया कि जियू किंगान ने उससे इतनी सीधी तरह सवाल करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके पास जरूर कोई एविडेंस होगा। शांत रहने का नाटक करते हुए वो अपने घुटनों के बल गिर गया, उस कारपेट पर जिससे वो इतनी नफरत करता था। अपनी आवाज में आंसुओं के साथ उसने भीख मांगी, प्रेसिडेंट गू, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझसे प्यार? ग्विनगान को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने एक मजाकिया हंसी निकाली और पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी दौलत से? तुम ये खुद सबसे बेहतर जानते होगे। उसे सॉन्ग जिनियन के झूठ पर बिल्कुल यकीन नहीं था, ना ही वो उसके साथ और वक्त बर्बाद करना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन ऑन करके उसके सामने रखते हुए पूछा, तुमने ही ये सारे मैसेजेस भेजे थे, है ना? अब एविडेंस बिल्कुल सामने है। अब तुम्हें और क्या कहना है? सच तो ये है कि उसे घिन आ रही थी सॉन्ग जिनियन को दोबारा देखकर भी, पर अब जब जियांग चैन जा चुका था उसे इसकी तह तक जाना था। सॉन्ग जिनियन का पहला रिएक्शन फोन छीनने और एविडेंस मिटाने का था, पर जियो किंगान उसे कामयाब कैसे होने देती। उसने तुरंत फोन को कसकर पकड़ लिया। ये आखिरी चीज थी जो जियांग चैन उसके लिए छोड़ गया था। सॉन्ग जिनियन ने झपटा मारा पर नाकाम रहा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, पर वो एक पूरा सेंटेंस तक नहीं बोल सका। वो सारी ऑब्सीन फोटोज और मैसेजेस उसी ने भेजे थे। भले ही उसने बाद में रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन अगर जियांग शांग की तरफ वो सेव थे तो ये बेकार था। सीनियन को इसका बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ये दिन आएगा तो उसने इसे बेहतर तरीके से छुपाया होता, यहां तक कि अनोनिमस अकाउंट्स का इस्तेमाल किया होता। वो जियो किंगान में इन्वेस्ट किया गया अपना सब कुछ खोने को तैयार नहीं था। डेस्परेशन में उसने अपनी टैक्टिक्स बदल ली। झटके जाने के बाद वो रोया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो डेस्परेटली सब ठीक करना चाहता था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जियांग शांग से सच में प्यार करती थी और उसे खोने के बाद पूरी तरह टूट जाएगी। चुप रहो, जियो किंगान चिल्लाई और उसकी ना खत्म होने वाली बातों को रोक दिया। मेरा पति हमेशा से जियांग शांग रहा है। तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान यहां रहने का कोई हक नहीं रखता। मैंने काफी सुन लिया है, भाड़ में जाओ यहां से। सीनियन बिना रुके रोने लगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिनों की अफेक्शन के बराबर होता है। भले ही मुझ में कोई मेरिट ना हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ये पहली बार था जब उसने उसे इतना रेजोल्यूट देखा था। एक पल के लिए रोने के अलावा उसे रुकने का कोई और रास्ता नहीं सूझा। उसकी हकलाहट सुनकर प्लीज जियो किंगान को सिर्फ डिस्गस्ट महसूस हुई और उसने उसे झटक दिया। फिर वो सीधा फॉयर की तरफ चली गई। बिना पीछे देखे उसने विला की बेल बजाई। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अंदर भागे आए। मिस जू, आपका क्या हुक्म है? उसकी पीठ अब भी उनकी तरफ थी। गुआन ने हाथ से इशारा किया। उस इंसान को बाहर फेंक दो जिसे यहां कभी नहीं होना चाहिए था, और उसे मेरे सामने फिर कभी मत आने देना। प्रेसिडेंट जू, सॉन्ग जिनियान चिल्लाया, मैं सच में फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, और मेरे पेट में जो बच्चा है उस बच्चे की खातिर। गार्ड्स एक पल के लिए रुक गए। मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा, वो चिल्लाया। जी मैम, गार्ड्स ने बात मानी। सिर्फ जियो किंगान उसे फिर से अप्रोच करने की कोशिश करते देख वो तुरंत आगे बढ़े और उसे ब्लॉक कर दिया।
फिर दोनों ने उसका एक एक बाजू पकड़ा और उसे बाहर घसीटने लगे। जिनयान की रोने की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी, जब तक कि वो जियू किनगान के कानों से पूरी तरह गायब नहीं हो गई। गार्ड्स ने उसे गेट के बाहर फेंक दिया और भारी आयरन डोर्स बंद कर दिए। सीनियन को रोते हुए और स्ट्रगल करते हुए बाहर घसीटा गया था। हंगामा कुदरती तौर पर छोटा नहीं था। अब भी हार मानने को तैयार नहीं, वो आयरन गेट से चिपक गया और रोने लगा, जिसने जल्द ही पासर्सबाई को रुकने और देखने पर मजबूर कर दिया। लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे थे और दिन के उजाले में हो रही इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। उस लड़के को क्या हुआ है? क्या वो मेंटली इल है? वो जरूर ऐसा ही होगा। कोई रखा हुआ बॉय टॉय जिसका अफेयर उसके पति ने पकड़ लिया और कपड़े उतारकर उसे सबके देखने के लिए बाहर फेंक दिया। वरना कौन सा नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा? छी, बेशरम। हर तरह की नास्टी इंसल्ट सॉन्ग जिनयान के कानों में पड़ रही थीं, जिसने उसे शर्मिंदा कर दिया। वो चाहता था कि वो तुरंत किसी गड्ढे में छुप जाए, लेकिन उस वक्त उसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे और भागने की कोई जगह नहीं थी। सीनियन ने गेट को जोर से हिलाया। यार्ड में देख रहे सर्वेंट्स की तरफ रोते हुए बोला, प्लीज प्रेसिडेंट जू से कहो कि कम से कम मुझे एक पीस ऑफ क्लोथिंग दे दें, वरना ये उनके लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा। सर्वेंट्स की उससे कोई लेना देना रखने की हिम्मत कैसे हुई? उसे अपनी डायरेक्शन में चिल्लाते देख वो सब एक से बढ़कर एक तेज भागे। सीनियन तब तक रोया जब तक कि उसकी आवाज बैठ नहीं गई, लेकिन जियो किनगान ने अब भी सामने आने से मना कर दिया। कुछ पासर्सबाई से ये देखा नहीं गया और उन्होंने आगे बढ़कर उसे एडवाइस दी, यहां रोना बंद करो, बस घर जाओ। तुम्हारे जैसा होम रेकर होना ही काफी एम्बैरेसिंग बात है। जियो किनगान पर चिल्लाने के काबिल ना होने की वजह से सॉन्ग जिनयान ने अपना गुस्सा पासर्सबाई पर निकाला। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं एक दिन एक बड़ा बास बनने वाला हूं। अगर तुमने मुझे ऑफेंड किया तो तुम पछताओगे। जैसे ही उसने ये कहा, क्राउड के एक्सप्रेशंस उसके लिए बदल गए। उन सब ने सोचा कि जरूर उसके दिमाग में कोई खराबी है। पासरबाई भला चाहता था और उसे बदले में गालियां मिली, तो नेचुरली उसने पोलाइट रहना बंद कर दिया। उसने बिना रहम के जवाब दिया, जाग जाओ स्वीट हार्ट, एक बड़ा बॉस, सपने देखते रहो। सॉन्ग जिनयान बोलने के काबिल ना रहा। एक हकलाहट तक की आवाज नहीं निकाल सका। वो सिर्फ दूसरों को अपना मजाक उड़ाते हुए सुन सकता था। और जब उसने जाने की कोशिश की, एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया। उस आदमी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। मुझे सबसे ज्यादा तुम जैसे बास्टर्ड से नफरत है जो मैरिड विमेन को बहलाते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी तरफ इशारा किया और चिल्लाया, मेरी एक्स वाइफ काफी घटिया थी, लेकिन तुम जैसे मर्द भी उससे बेहतर नहीं हो। सीनियन थप्पड़ से हैरान रह गया। आंखों में आंसू लिए उसने पलटकर मारने की कोशिश की। तुम्हें मारने का हक किसने दिया? सॉन्ग जिनयान आखिरकार पूरी तरह टूट गया। वो क्राउड पर पागलपन में चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, मैं अपनी बात का पक्का हूं। मैं उसके साथ एक रात बिताने को तैयार हूं, उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके वो जो चाहता था वो पाने के लिए। ये पहले ही उसकी आदत बन चुका था। क्राउड में असल में कुछ बड़ी उम्र की औरतें थीं जो आगे बढ़ने के लिए ललचाई हुई थीं, लेकिन किसी ने ठंडेपन से उनका मजाक उड़ाया। वो इतना जवान है और ऐसी बातें कर रहा है, कौन जानता है उसे क्या डिजीजेज हो सकती हैं। आप लेडीज का सच में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। बात खत्म होने से पहले ही मुफ्त के सौदे की उम्मीद करने वाली बड़ी उम्र की औरतें डर के मारे पीछे हट गईं। वो वैसे ही जमीन पर गिर गया, ऐसी गंदगी बन गया जिसकी किसी ने परवाह नहीं की। कुछ पासर्स बाय जाते वक्त पीछे मुड़कर देखते रहे, गू फैमिली विला को घूरते हुए, गहरी सोच में। उस रात गुइयन अपने दुख और अल्कोहल में डूबी हुई थी। उसे कंपनी के एक शेयर होल्डर्स का कॉल आया। जैसे ही वो बोला, सवालों की बौछार हो गई। प्रेसिडेंट गुई, आखिर आपने ऐसा क्या किया है जिससे इतनी बड़ी न्यूज बन गई है? गुइयन सोफा पर गिर गई और बिना सोचे जवाब दिया, मेरे पास काम के लिए मत आओ, मैं इससे डील नहीं करना चाहती। आप डील नहीं करना चाहती? आपके फ्रंट गेट पर जो हंगामा हुआ था उसे फिल्म किया गया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। ये अब ट्रेंडिंग है। जब कल मार्केट खुलेगा, हमारी स्टॉक प्राइस यकीनन क्रैश होने वाली है। शेयर होल्डर ने गुस्से में पूरी सिचुएशन विस्तार से समझाई। तभी गुइयन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। पता चला कि सॉन्ग जिनयान का उसके घर के बाहर रोने का सीन ना सिर्फ पासर्सबाई ने रिकॉर्ड किया था, बल्कि ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया था। कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये विला गुइयन का है और वीडियो पोस्ट करते वक्त उन्होंने सीधे कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट को टैग कर दिया। अब चीजें खराब थीं। इंडस्ट्री में हर कोई उनका स्कैंडल देख रहा था। वो क्लाइंट्स जिन्होंने पार्टनरशिप लगभग फाइनलाइज कर ली थी, वो कंपनी के फोन लाइंस पर लगातार कॉल कर रहे थे। गुइयन ने ये सब खामोशी से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब कंपनी के बिजनेस की बिल्कुल परवाह नहीं है। कॉल कटने के बाद उसने उस बॉडीगार्ड को बुलाया जो उसके लिए गंदे काम हैंडल करता था और ऑर्डर दिया, सॉन्ग जिनयान को मेरे पास वापस लाओ।
बॉडीगार्ड्स ने बात मानी। आधी रात के करीब वो खोए हुए सॉन्ग जिनियन को गुयेन के सामने लाए। गुयेन के सामने प्रेसिडेंट गुई। वो घर वापस नहीं गया था। उसने कहा कि सड़क पर स्ट्रे डॉग्स ने उसका पीछा किया, फिर वो गलियों में बुरी तरह भागा और आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया। सॉन्ग जिनियन अब भी डरा हुआ लग रहा था। पता नहीं कहां से उठाए हुए एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ, कांपते हुए वो रोया, सिस्टर, क्या आपको पछतावा हुआ? जो कुछ मैंने पहले कहा था वो अब भी वैसा ही है। बस आप मुझे एक और मौका दे दें। मेरे पास अब जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। जब उसने गुयेन को उठते और अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक चमकी। लेकिन इससे पहले कि वो फिर से कुछ बोल पाता, उसने ऊपर से नीचे उसकी तरफ अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम्हें ऐसे ही जाने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान था। तुमने जियांग शान से मुझे छुड़वा दिया और मेरा सबसे कीमती नुकसान करवाया। बेशक मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हें सही कीमत चुकानी होगी। क्या तुम हमेशा अपनी किस्मत बदलना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने बॉडीगार्ड्स को निर्देश दिए, इसे किसी अंडरग्राउंड डॉक्टर के पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए ले जाओ। इसे और अगली बना दो। सॉन्ग जिनियान की सबसे बड़ी खूबी उसका चेहरा था। दहशत में उसने पीछे हटने की कोशिश की और पैनिक में एक बहाना बनाया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, नई प्रोग्रेस हुई है? क्या उन्होंने जैंग शैंग को ढूंढ लिया? गुइकिंग बेहद थकी हुई और बीमार दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। पहली नजर में वो बिल्कुल एक अलग इंसान लग रही थी। बॉडीगार्ड हैरान रह गया, लेकिन उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, एयरपोर्ट सर्वेलेंस ने किसी को कैप्चर किया है जो सर जैसा दिखता है, लेकिन नाम जैंग शैंग नहीं था, वो बिनली था। बिनली नाम उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, जैसे उसने पहले कहीं सुना हो। वो कहाँ गया? उन्होंने कहा, वो अब्रॉड गया है। मेरे लिए फौरन सबसे करीब की अवेलेबल फ्लाइट बुक करो। गोइंगैन अचानक खड़ी हुई और जल्दी में बाहर भागी। उसी दिन दोपहर को वो आखिरकार ओवरसीज के लिए निकल गई। लगभग 14 घंटे की फ्लाइंग के बाद वो आखिरकार उस एयरपोर्ट पर पहुंची जहां से मैं कभी गुजरा था। फ्लाइट के दौरान गुइंगैन के लिए हर एक सेकंड एक साल जैसा था। उसके पास आराम करने या अपना अपीयरेंस ठीक करने का वक्त नहीं था। जिस पल उसने एयरपोर्ट छोड़ा, वो सीधा रिपोर्ट करने लोकल पुलिस स्टेशन गई। पुलिस को शक था कि शायद मैंने यहां सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की है और उन्होंने फौरन मेरी वेयर अबाउट्स को ट्रैक करने के लिए टॉप स्पीड पर तलाश शुरू कर दी। आखिर में उन्होंने हर मुमकिन जरिए और तरीके का इस्तेमाल किया, लैंडिंग के बाद मेरे रेंट पर लिए हुए अपार्टमेंट को कंफर्म करने से पहले। यहाँ के अपार्टमेंट्स शॉर्ट टर्म रेंटल्स की तरह चलाए जाते थे। वो कई फॉरेनर्स के लिए जो ट्रैवल कर रहे थे या रहने के लिए टेम्पररी जगह ढूंढ रहे थे, एक पॉपुलर चॉइस थे। गुइंगैन ने उम्मीद से भरे हुए दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सोचा कि उसे इतना थका हुआ और बीमार देखकर मैं जरूर नरम पड़ जाऊंगा और उसके साथ वापस जाने के लिए मान जाऊंगा। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसकी जगह एक एलिगेंटली ड्रेस्ड बूढ़ा जेंटलमैन बाहर आया। उस बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ थकी हुई नजरों से देखा। क्या तुम यहाँ कमरा रेंट पर लेने आई हो? मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। नहीं, मैं यिनली को ढूंढ रही हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ और उसे घर ले जाने आई हूँ। उस बूढ़े आदमी ने ठंडेपन से जवाब दिया, मुझे माफ करना मिस, लेकिन तुम बहुत लेट हो। उसने 3 दिन पहले चेकआउट कर लिया था। गुइंगैन हैरत से पीली पड़ गई। इम्पॉसिबल। 3 दिन पहले? तो वो बस पहुंचा ही होगा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझसे पूछा ही क्यों? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि उसके बाद वो कहां गया। उसने अपना वॉलेट खोला और एयरपोर्ट पर एक्सचेंज किया हुआ कैश निकाला, लैंडलॉर्ड को ब्राइब देने की कोशिश करते हुए, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें घुमाईं। वो उसकी आजादी है, उसका तुमसे क्या लेना देना? ये जानने के लिए कि मैं कहां गया था, गुइंगैन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हमारी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं जानती हूं वो अब मुझसे नफरत करता होगा, लेकिन कितनी बेहुदा बात है। उस बूढ़े आदमी ने उसकी बात काट दी। जरूरी तो नहीं कि वो इसलिए गया हो क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस अब तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुम्हें डिवोर्स देने का प्लान कर रहा है? दंग रह गई गुइंगैन को। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर ठंडे पानी का बर्तन उलट दिया हो और उसका दिल फौरन बैठ गया। उसने इस रियलिटी को मानने से इनकार कर दिया और अपने हर कनेक्शन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर जगह मेरी वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करना तो तय ही था। उसने इमिग्रेशन और डिपार्चर रिकॉर्ड्स में सर्च करने के लिए एयरपोर्ट स्टाफ को ब्राइब देने तक का रिस्क लिया, भले ही उस पर केस हो जाता।
लेकिन चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो, उसे मुझसे जुड़ा एक भी निशान नहीं मिला, जैसे मैं सच में इस दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो गया हूं। गुइंगैन ने उस इंग्लिश नाम को पकड़ लिया जो मैं कभी यूज करता था, और यहां तक कि उसके ट्रांसलिटरेशंस को भी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बार बार जोर देने के बाद आखिरकार प्राइवेट डिटेक्टिव ने इस काम को जारी रखने से मना कर दिया। जब गुइंगैन ने और ज्यादा पैसे ऑफर किए तब भी ये बेकार था। उसने फोन पर सीधे तौर पर कहा, मिस जू, मुझे आपको बताना होगा कि अगर कोई जानबूझकर आपसे छुप रहा है तो उन्हें ढूंढना किसी काम नहीं आएगा। बस करो, बात मत करो। तुम साफ तौर पर इनकॉम्पिटेंट हो, फिर भी तुम यहां बहाने बना रहे हो। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। गुइंगैन ने आगे सुनने की हिम्मत नहीं की और सीधा फोन काट दिया। इम्पॉसिबल, ये झूठ होना चाहिए। वो सब उससे झूठ बोल रहे थे। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि शायद मैं अब उससे नफरत करने की जहमत तक नहीं कर रहा। वो उस डिटेक्टिव को परेशान करते रहना पसंद करती जो शायद मुझे ढूंढ सके। बॉस अपना मत्था रगड़ रही थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ। जब एक और कॉल आई तो गुइंगैन ने सोचा कि डिटेक्टिव ने अपना मन बदल लिया है। उम्मीद के साथ, मैंने कहा था मैं पैसे भेज दूंगी, तुम क्यों हो? क्या मैंने सॉन्ग जिनियन से जुड़ी कोई बात नहीं कही थी? क्या इसकी रिपोर्ट मुझे देना जरूरी था? फोन करने वाला वही बॉडीगार्ड था जिसे सॉन्ग जिनियन पर नजर रखने के लिए देश में छोड़ा गया था। बॉडीगार्ड की आवाज हिचकिचाहट से भरी हुई थी। प्रेसिडेंट जूजिन का प्लास्टिक सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया है। उनकी हालत अब क्रिटिकल है। क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए? गिनान ने ठंडक से कहा। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? बॉडीगार्ड को लगा कि उसने गलत सुना है। कांपते हुए उसने फिर से पूछा, माफी चाहता हूं प्रेसिडेंट गू, मुझे समझ नहीं आया आपका क्या मतलब है। गिनैन ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है। उसे कहो कि ये चाले चलना बंद करे। मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। वो जिए या मरे, मुझे मत बताना। उसके दिल में इस नाम नेहाद बच्चे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। इस ख्याल ने कि इसका होना मेरे वापस आने पर असर डाल सकता है, उसे ये चाहने पर मजबूर कर दिया कि वो तुरंत अबॉर्शन करवा ले। फिर उसने ऑर्डर दिया, सॉन्ग जिनियन को भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे साउथ ईस्ट एशिया भेज दो। मैंने सुना है वहां के एंटरटेनमेंट वेन्यूज में लोगों की कमी है और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मर्द है या औरत। तुम पैसे अपने पास रख सकते हो। जी, मैं अभी करता हूं। बॉडीगार्ड अंदर तक काम गया था। उसने सोचा था कि भले ही गीन एंड सॉन्ग जिनियन से नफरत करती हो, पर कम से कम बच्चे के लिए थोड़ी तो ममता होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक पागल हो चुकी है। अब वो और कुछ कहने की हिम्मत कैसे करता? ये सब खामोशी से देखते हुए मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। सिर्फ गीनैन की कंपनी के लोग कभी कभी इस बारे में बात करते थे। इसी बीच गीनैन मेरे जाने के दुख में डूबी हुई थी। चाहे कंपनी से कोई भी उसे फोन करे, वो उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देती थी। धीरे धीरे किसी ने उसे फोन करना बंद कर दिया। कंपनी में और भी बातें हो रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अब भी विदेश में रहने पर अड़ी हुई थी, जैंग चैंग से जुड़े सुराग ढूंढते हुए, जब तक उसका वीजा एक्सपायर नहीं हो गया। जब यूएस पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि मैं मिसिंग हूं और अपनी मर्जी से गया हूं, तो उन्होंने मुझे ढूंढना बंद कर दिया। उसने उन्हें उकसाने की कोशिश की, लेकिन एक परदेसी होने की वजह से उसके रिसोर्सेज कम थे। यहां तक कि देश की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में मदद जारी रखने को तैयार नहीं थी। कोई और रास्ता न होने पर गीनैल को भारी दिल के साथ घर वापस लौटना पड़ा। घर लौटने के बाद उसने अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया। वो कमरा जो हम दोनों की यादों से भरा था, उसका आखिरी ठिकाना बन गया। उसे इतना मायूस देखकर सर्वेंट्स की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ मेरे बनाए हुए रूल्स के मुताबिक काम करते रहे, जब तक कि उसने खाना पीना बंद नहीं कर दिया। यहां तक कि वो दरवाजे के बाहर रखा खाना भी नहीं खाती थी। जब कई दिन ऐसे ही बीत गए तो उन्हें डर लगा कि कहीं उसने अपनी जान न ले ली हो। इसलिए उनके पास गीनैन के पेरेंट्स को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पर हाल ही में क्या गुजरी है। भले ही वो शर्मिंदा थे, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो जल्दी से वहां पहुंचे। पहले उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब बेडरूम का दरवाजा बंद ही रहा तो उन्होंने कुछ ताकतवर जवान सर्वेंट्स को उसे तोड़ने के लिए बुलाया। दरवाजा झटके से खुला और उसका पैनल दीवार से जोर से टकराया, लेकिन गीनैन उस हाथ के निशान के सामने घुटनों के बल बैठी बिना रुके कुछ बुड़बुड़ा रही थी। वो अपने आसपास की हर चीज से बिल्कुल बेखबर थी। मदरगू ने ध्यान से पूछा, अच्छी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? गीनान ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब भी सर झुकाए हुए बोलते हुए अपने पेरेंट्स और इकट्ठा हुए सर्वेंट्स को देखकर सबकी रूह कांप गई, जब तक कि फादर जियो हिम्मत करके वहां नहीं गए। उन्होंने उसे एक ही सेंटेंस बार बार दोहराते हुए सुना, जोंगशैंग, गीनैन।
वहां घुटनों के बल बैठी बिना रुके बुड़बुड़ा रही थी, मेरी गलती थी, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। फादर जीऊ ने सीधे उसे थप्पड़ मारा। अब ऐसे नाटक करने का क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी और तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हारी बाहर आवारागर्दी करने की जिद थी, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? थप्पड़ से कीनैन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। फिर वो धीरे धीरे होश में आई और उन्हें देखा। डैड, मॉम, आप यहाँ हैं? क्या आपको पता है जोंगशेंग कहाँ है? उसने टेबल का सहारा लिया और खड़ी हुई, लेकिन उसका शरीर डगमगाया और टेबल पर रखा सब कुछ फर्श पर गिर गया। उसकी ब्लड शॉट आईज और ब्लूइश चिन देखकर उसके माता पिता रोने से खुद को नहीं रोक पाए। इतना दूर जाना क्यों? हम सब जानते हैं कि तुम्हें अब सच में पछतावा है और सच में पता है कि तुम गलत थी। लेकिन इसका क्या फायदा अगर जैंगशैंग को पता ही नहीं? तुम्हें इस ऑब्सेशन को छोड़ देना चाहिए। हाँ, काश तुम्हें ये पहले पता होता। निराश होने के बावजूद वो अभी भी उसकी बहुत परवाह करते थे। फिर भी वो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को इस तरह डूबते हुए सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी टोन नरम की और सलाह दी, खुद को टॉर्चर करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास इसके लिए वक्त है तो इसके बजाय अपनी कंपनी को देखो। इस ट्रिप के दौरान उन्होंने ये भी सुना था कि गुइंगैन की कंपनी में क्या हो रहा है। उन्होंने सुना कि स्टॉक प्राइस गिरती जा रही थी और गुइंगैन के अलावा मैनेजमेंट में हर कोई गरम तवे पर एंट्स की तरह पैनिक कर रहा था। उसके स्कैंडल की वजह से वो पहले ही कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खो चुके थे और डाउनहिल जाना शुरू हो गए थे। लेकिन गुइंगैन ने एक भी काम की बात सुनने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा लुक आया। उसकी आवाज वैसी ही थी जब उसने कहा, कौन कहता है कि ये चीजें बेकार हैं? जब तक मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करूंगी, जैंगशैंग मुझे जरूर माफ कर देगा। ये देखकर कि वो मेंटली अनस्टेबल लग रही थी, मदर जू फूट फूट कर रोने लगी। वो फ्यूचर में तुम्हारा क्या होगा हनी? सिर्फ वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो, कुछ सोचो। फादर जू ने गुइंगैन को पकड़ा और उसे जगाने की कोशिश की। वो गुइंगैन को बाहर घसीटना चाहते थे और फिर सर्वेंट से जबरदस्ती वो ज्वेलरी बॉक्स फेंकवाना चाहते थे ताकि गुइंगैन को रियलिटी का सामना करने पर मजबूर कर सकें। अनएक्सपेक्टेडली, भले ही उसने कई दिनों से मुश्किल से कुछ खाया या पिया था, वो अभी भी मजबूत थी। हमारी वेडिंग रिंग्स को कोई नहीं छू सकता। गुइंगैन ने फ्रैंटिकली सबको भगा दिया। स्ट्रगल के दौरान उसकी स्लीव्स ऊपर चढ़ गई, जिससे कई पुराने और नए स्कार्स दिखने लगे। उसने वो सब खुद एक नाइफ से काटे थे। उसके माता पिता ने सिर्फ एक बार देखा और फिर और भी जोर से रोने लगे। ओ नहीं, क्या वो सच में इंसेन हो गई है? क्या हमें जैंगशैंग को मनाने का कोई रास्ता सोचना चाहिए कि वो वापस आए और उससे एक बार मिले? उसने जैंगशैंग के साथ इतना बुरा किया और वो इतने डिसाइसिवली चला गया, वो भला वापस कैसे आ सकता है? फादर जू ने दर्द और हेल्पलेसनेस दोनों महसूस की, लेकिन वो उसे पागल होते हुए सिर्फ देख नहीं सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद फादर गुइंगैन ने गुइंगैन का नाम एक हाल ही में पॉपुलर मिसिंग पर्सन टीवी शो के लिए साइन अप कर दिया। जब गुइंगैन को पता चला कि वो इस तरह से मुझे ढूंढ सकती है, तो उसमें थोड़ी जान वापस आई। उसने ब्लैकलिस्ट से ब्लॉक नंबर हटाया और हैरानी से अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। कॉल रिसीव करके असिस्टेंट बहुत खुश हुई। प्रेसिडेंट गू, आप आखिरकार हाल ही में ठीक हो गई। गुइंगैन ने बीच में रोका। मुझे काम की बातों के बारे में मत बताओ। मैं जल्द ही एक टीवी शो पर जा रही हूं। पीआर डिपार्टमेंट से इसे तुरंत प्रमोट करवाओ और इन्वेस्टमेंट का एक और राउंड ऐड करो। यकीन दिलाओ कि प्रोग्राम जितनी जल्दी हो सके एयर हो। क्या आप क्लैरिफाई करना चाहती हैं कि पहले क्या हुआ था? मैं जैंगशैंग से माफी मांगना चाहती हूं और उससे एक और मौका मांगना चाहती हूं। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। गुइंगैन ने और भी बहुत सी बातें कहीं, लेकिन असिस्टेंट ने उनमें से कुछ नहीं सुना। उसने सिर्फ डिसबिलीफ में पूछा, क्या आपने हम बाकी लोगों की सिचुएशन के बारे में सोचा है? कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल गिर जाएगी, तब सबकी जॉब्स का क्या होगा? ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है। लेकिन गुइंगैन ने कहा, उसका मुझसे क्या लेना देना? गुइंगैन सिर्फ अपनी परवाह करती थी। उसने ये तक नहीं सोचा था कि क्या मैं चाहता था कि मुझे इस तरह पब्लिकली ढूंढा जाए। मैं कभी ऐसा इंसान नहीं था जिसे प्राइवेट मैटर्स एक्सपोज करना पसंद हो। स्पॉटलाइट के नीचे असिस्टेंट का दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। प्रेसिडेंट को, क्या आपके पास कोई और अरेंजमेंट्स हैं? हाँ, प्रोग्राम एयर होने के बाद मेरा अपॉलॉजी वीडियो कंपनी वेबसाइट पर पोस्ट करो और सारे बड़े ग्लोबल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन करो। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यकीन दिलाओ कि जैंगशैंग को पता चले कि मुझे पछतावा है। क्या तुम समझ गई? गुइंगैन अभी भी पहले की तरह ही बॉसी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि पूरी कंपनी शिकायतों से भरी हुई थी और काफी वक्त से उससे बतौर प्रेसिडेंट अनसैटिस्फाइड थी। असिस्टेंट पहले उसे ये बताना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगा कि ये बेकार है और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। समझ गई।
प्रेसिडेंट गू, मैं इस मामले को ठीक से हैंडल कर लूंगी। उसके लहजे के गहरे मतलब को गुइंगैन ने इग्नोर किया। गुइंगैन आने वाले मिसिंग पर्सन प्रोग्राम में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया। उसने पहले से ही कई ड्राफ्ट्स लिखे और घर पर अनगिनत बार रिहर्स किया। ये सब सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि वो फिल्मिंग के दिन नेशनल ऑडियंस के सामने सबसे सिंसियर एटीट्यूड के साथ मुझे वापस आने के लिए मना सके। उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी कसम तोड़ी और उन वादों को निभाने में नाकाम रही जो मैंने प्रपोज करते वक्त किए थे। पर प्लीज मेरा यकीन करो, अकेली इंसान जिसे मैंने कभी प्यार किया है वो तुम हो। प्लीज वापस आ जाओ। उसने सारी दिखावटी बातें छोड़ दी और अपने फादर की उस ऑफर को भी मना कर दिया जिसमें कोई और उसके अपॉलॉजी लेटर को पॉलिश करता। उसे सिर्फ ये उम्मीद थी कि प्रोग्राम में उसके सिंसियर इमोशंस मेरे द्वारा देखे जाएंगे। शुरुआत में असिस्टेंट ने एक एक्सीलेंट काम किया। कंपनी वेबसाइट और सभी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स के होम पेजेस पर उसका अपॉलॉजी वीडियो दिखाया गया। इस दौर में जो कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल करता था वो उसका स्टेटमेंट देख सकता था। लेकिन सिर्फ 3 दिनों बाद हालत बदल गए। पहले कंपनी वेबसाइट बंद हो गई, फिर सभी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स नए एड्स से बदल दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे पहले जो कुछ भी था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। गुइंगॉन ने गुस्से में असिस्टेंट को कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, दूसरी तरफ से आरोपों की बौछार शुरू हो गई। प्रेसिडेंट गू, मुझे लगा था कि इन 3 महीनों में कंपनी मैनेज करने की अपनी अक्षमता साबित करने के बाद अब आपको इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। सच बताने के लिए आज का दिन सच में रेयर है। आपके फेवरेटिज्म की वजह से कंपनी काफी समय से केओस में रही है। बिजनेस रुक गया है और हर डिपार्टमेंट पैनिक में रहा है। खुशकिस्मती से आपका कंपेटिटर इस मेस को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए सबके पास अब भी नौकरियां हैं। मेरे शेयर्स का क्या? असिस्टेंट उससे पूरी तरह निराश था और उसने ठंडे लहजे में कहा, कंपनी को बैंक्रप्सी लिक्विडेशन के बाद बेच दिया गया। आपके स्टॉक्स शायद अब सिर्फ रद्दी कागज हैं। फिर कॉल काट दिया गया। गोइंग ऑन कुछ देर के लिए सुन रह गई, लेकिन वो पूरी तरह निराश नहीं हुई। उसके पास अब भी सेविंग्स की एक बड़ी रकम थी जिसे आम लोग एक फॉर्च्यून समझेंगे। ये मेरे लिए उसकी तलाश जारी रखने के लिए काफी थी। उसका फोन हर वक्त ऑन रहता था ताकि वो मेरे बारे में कोई भी न्यूज मिस ना कर पाए। लेकिन गोइंग ऑन के मुझे ढूंढने से पहले ही पैसे जल्द ही खत्म हो गए। उसके बदले उसे अनगिनत स्कैम कॉल्स मिलने लगे। उनमें से हर किसी ने दावा किया कि उन्होंने मुझे देखा है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले पेमेंट की मांग की। उसने उनमें से हर एक को स्वीकार कर लिया। चाहे उन्होंने कितना भी मांगा हो, वो देने के लिए तैयार हो गई। उसके अकाउंट से पैसे लगातार निकलते रहे जब तक कि एक दिन ट्रांसफर करते वक्त उसे इनसफिशिएंट फंड्स का नोटिस नहीं मिला। उसके बाद यहां तक कि स्कैमर्स ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो किसी टोम की तरह विला की हिफाजत करती रही, अब भी ज्वेलरी और अपॉलॉजीज का सामना करते हुए, जब तक कि एक और महीना नहीं बीत गया और अंत में वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर फर्श कर गिर गई। सिर्फ तब उसे एक सर्वेंट द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया जो रिजाइन करने आया था। गुइंगॉन के पेरेंट्स इस बेटी को लेकर चिंता करते करते सुन्न हो गए थे, लेकिन उसके फैमिली फॉर्चून लुटाने के बाद वही अकेले बचे थे उसकी देखभाल करने के लिए। डॉक्टर ने गुइंगॉन की जांच की और एक असाधारण गंभीर भाव से बात की। आपको जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लेना चाहिए। पेशेंट बेहद मेंटल स्ट्रेस में है और उसे बहुत सारे झटके लगे हैं। उसकी फिजिकल और मेंटल हालत अब एक बेहद खतरनाक स्टेट में है। अगर ये कंडीशन और बिगड़ती रही तो ये उसे सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जा सकती है। गुइंगॉन के पेरेंट्स पर जैसे बिजली गिर गई हो। उनके चेहरे मौत की तरह सफेद पड़ गए, लेकिन अपनी अकेली बेटी को बचाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी आखिरी बची हुई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और उसे एक सैनिटोरियम भेजना पड़ा। लेकिन एक बार जब ग्लोरिया की प्रेसिडेंट गू गरीब हो गई, वेल्थ, स्टेटस और फर्टिलिटी सबने उसका साथ छोड़ दिया, पर उसे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। सैनिटोरियम में दाखिल होने के बाद भी उसे सिर्फ कागज पर एक ही सेंटेंस बार बार लिखना आता था, जैंग शैन, मैं गलत थी। समय बीतता गया। 4 साल एक पल में गुजर गए। यिनली की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने बेटी का हाथ पकड़ा और सिटी पार्क में घूमने लगा। मैंने धीरे से उसे हमारे आसपास की हर चीज से इंट्रोड्यूस किया। ये शहर खूबसूरत है ना? यहाँ बड़े सिकोमर ट्रीज और सुनहरे गिरे हुए पत्ते भी हैं। छोटी बच्ची ने सर हिलाया। डैडी, क्या आप यहाँ पहले आए हैं? नहीं, ये डैडी का भी यहाँ पहला वक्त है, लेकिन डैडी को ये जगह सच में पसंद आ रही है। सब ठीक है, मुझे बस लगता है कि ये काफी खूबसूरत है। डैडी, मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी उन दूसरे बच्चों में इंटरेस्टेड थी जो सैंडबॉक्स में खेल रहे थे, इसलिए मैंने उसे उनके साथ खेलने के लिए भेजा।
फिर मैं अकेला पास ही बेंच पर बैठ गया और उसका वेट करने लगा। पास ही ज्यादातर पेरेंट्स बैठे थे जो अपने बच्चों के साथ आए थे। कुछ और करने को नहीं था तो वो हाल ही के गॉसिप के बारे में बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना है कि वो पुरानी फेमस प्रेसिडेंट जू को सच में एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है? पुलिस ने ही उसे वहां भेजा था। मैंने सुना है कि वो पहले एक सैनिटोरियम में रह रही थी, लेकिन वो खुद वहां से भाग गई। एक भला चंगा इंसान पागल कैसे हो जाता है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और वो सदमा बहुत ज्यादा था? वो तो 4 साल पहले की बात है। मुझे नहीं लगता कि बात यह है। तुम्हें जो पता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। मेरी छोटी बहन पास ही काम करती है और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने सुना है कि वो सड़क पर हर जगह मर्दों को पकड़ रही थी। जब भी वो किसी हैंडसम लड़के को देखती तो कहती कि वो उसका हस्बैंड है। उसने उन यंग मर्दों को इतना डरा दिया कि उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। क्या वो इसी के लायक नहीं है? पहले जब उसने टीवी पर हार्ट ब्रोकन होने की एक्टिंग की थी, मैंने तो लगभग यकीन कर लिया था। किसने सोचा था कि वही चीटिंग कर रही थी? उसमें टीवी पर जाकर झूठ बोलने की हिम्मत थी। जब उन्होंने गोइंग क्योन से जुड़े मामलों की बात की तो वहां सिंपैथी का एक निशान तक नहीं था। वो बस उसके कामों को नीची नजर से देख रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा था। ये तो सिर्फ एक अनजान की कहानी थी, लेकिन किसी वजह से मुझे अचानक थोड़ी उदासी और सैडनेस महसूस हुई। शायद ऑटो में आ गया था। ये हमेशा लोगों को थोड़ा डेजोलेट महसूस करवाता है। छोटी बच्ची जल्द ही खेलते हुए थक गई। वो भागते हुए आई और मुझसे लिपट गई। डैडी, मम्मी कब वापस आ रही हैं? नेन ने स्माइल किया और धीरे से उसका सर सहलाया। वो बस जवाब देने ही वाला था कि एक जेंटल दिखने वाली औरत जो उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही थी, जल्दी से वहां आई। उसने अपने हाथों में 2 आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। एक जेंटल आवाज में उसने पूछा, बेबी क्या हुआ? छोटी बच्ची ने अपनी बाहें खोली और उसके गले लग गई। उसने जल्दी से एक आइसक्रीम मुझे पकड़ाई, फिर हमारी बेटी को एक हाथ से उठाया और दूसरे से उसे आइसक्रीम दी। उसने धूप में खड़े होकर उसे धीरे खाने को कहा। मैंने अपने सामने उन 2 औरतों को देखा, एक बड़ी और एक छोटी। जियाओ चांद ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने स्माइल किया और उसका हाथ पकड़ लिया। बस तुम्हें, माँ और बेटी को यहाँ मेरे साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी 3 लोगों की फैमिली फ्यूचर में जरूर खुश और जॉयफुल रहेगी। हाँ, हम जरूर रहेंगे।